मैं एक प्लम्बर हूँ और अभी एक साइट पर काम कर रहा हूँ। हम एक ड्रेन की सफाई कर रहे थे और पाइप में से ड्रेनेज रॉड डालकर ब्लॉकेज निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमने करीब 4 से 7 किलो का कुछ खींचा जो मांस जैसा लग रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर है क्या। जब दिसंबर 2017 में इन प्लम्बरों को ओंटारियो के एक शांत पड़ोस में बुलाया गया तो उन्हें लगा कि ये एक सामान्य काम होगा। ब्लॉक हुआ ड्रेन आमतौर पर एक आसान समस्या होती है। प्लम्बर अपने ड्रेन स्नेक के साथ आए थे, जो एक जरूरी प्लम्बिंग टूल है। इसमें एक लंबी वायर और कॉर्क स्क्रू जैसा सिरा होता है। अगर ब्लॉकेज ज्यादा बड़ा न हो तो उन्हें इस टूल से 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। कई दिनों तक पाइप ब्लॉक होने के बाद पड़ोसी परेशान हो रहे थे। वे चाहते थे कि समस्या जल्दी और आसानी से हल हो जाए, लेकिन प्लम्बरों ने ड्रेन्स में जो खोजा वो न तो जल्दी हो सकता था और न ही आसानी से। उनकी डरावनी खोज ने पुलिस को वहां आने पर मजबूर कर दिया और पूरे इलाके को एक क्राइम सीन में बदल दिया। प्लम्बरों ने एक भयानक हत्या के सबूत खोज निकाले। शरीर के टुकड़े बेरहमी से टॉयलेट में फ्लश कर दिए गए थे। ये ओशावा हार्बर की एक सुहानी शाम थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने 11 वर्षीय पोते के साथ घाट पर मछली पकड़ रहे थे। अचानक उन्होंने पानी में कुछ अजीब सा देखा। प्रथम दृष्टि में यह कचरे का टुकड़ा लग रहा था। झील को साफ रखने के विचार से उन्होंने इसे बाहर निकालने के लिए अपनी फिशिंग लाइन फेंकी। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद वे उस वस्तु को इतना नजदीक लाने में सफल हुए कि उसे जाल में पकड़कर घाट तक खींच सके। उनमें से एक को लगा कि यह कोई जानवर है, शायद एक मुर्गी, लेकिन मछुआरों को जल्द ही एहसास हुआ कि सच्चाई कहीं अधिक भयावह थी। वह एक मानव शरीर का हिस्सा था। झील से निकाली गई वस्तु वास्तव में एक महिला का धड़ था। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने पाया कि धड़ पर हिंसा के निशान थे और इसे जानबूझकर शरीर के अन्य हिस्सों से अलग किया गया था। किसी ने एक महिला की हत्या की थी और उसके अवशेष झील में फेंक दिए थे। हम ओशावा हार्बर से लाइव हैं। शाम के समय का ये व्यस्त स्थान अब एक डरावने अपराध स्थल में बदल गया है। एक मछुआरे और उसके पोते द्वारा झील में एक धड़ देखने की सूचना दी गई थी। आज रात कई सवाल उठ रहे हैं और बहुत कम जवाब मिल रहे हैं। ये महिला कौन थी? वे कहां से आई थी? किसने उसकी हत्या की? पुलिस ने उस धड़ को पहचान के लिए ले लिया। हम शायद अन्य सेवाओं से संपर्क करेंगे, ये जानने के लिए कि कोई अनसुलझे गुमशुदा मामलों की जांच चल रही है या नहीं। कनाडा के ओशावा शहर में रहने वाली रोरी का जन्म 1999 में हुआ था। वह बचपन में बहुत प्यारी, समझदार और जिंदादिल बच्ची थी। उसे जानवरों और बुजुर्गों से बहुत लगाव था। छोटी उम्र से ही उसने आर्मी कैडेट के तौर पर 2 बार कैडेट ऑफ द ईयर का खिताब जीता। लेकिन जब उसने 14 साल की उम्र में हाई स्कूल में कदम रखा तो उसे पहली बार क्रिस्टल मेथ नामक नशीला पदार्थ ऑफर किया गया। उसने इसे मना नहीं किया और यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। रोरी के दादा बर्नी, जिन्हें लोग बर्नी द फ्रॉग कहते थे, एक आउटलॉ बाइकर थे। उन्होंने सेटनस चॉइस मोटरसाइकिल क्लब की स्थापना की थी, जो कभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाइकर क्लब था। रोरी का अपने अंकल हार्ली डेविडसन गेविन के साथ गहरा रिश्ता था। हार्ली खुद एक हेल्स एंजल्स बाइकर था और ड्रग्स के केस में जेल जा चुका था। उसकी पीठ पर एक टैटू था जिसमें उसकी जेल की फाइट्स का रिकॉर्ड था, 41 जीत और 0 हार। लेकिन हार्ली रोरी से बहुत प्यार करता था और उसकी मदद करना चाहता था। साल 2016 में जब रोरी 17 साल की थी, वह हार्ली और उसके परिवार के साथ रहने लगी। रोरी की माँ शानन ने उसे बचाने के लिए खुद को चिल्ड्रन एड सोसाइटी में रिपोर्ट किया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक समय ऐसा आया जब रोरी ने खुद अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। उसने स्कूल वापस जाना शुरू किया, एक नौकरी ढूंढी और अपनी जिंदगी को नई दिशा देने लगी। अगस्त 2017 में रोरी की आंटी मिशेल उसे एक ड्रग स्टोर लेकर गई। वहाँ रोरी ने एक प्रेगनेंसी टेस्ट लिया जो पॉजिटिव निकला। रोरी प्रेग्नेंट थी। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड टॉनी को यह खबर दी तो दोनों बहुत खुश हुए। रोरी ने बच्चे को रखने का फैसला किया और मां बनने को लेकर बहुत उत्साहित थी। लेकिन उसी महीने 10 अगस्त को रोरी की मां के घर में आग लग गई। इस आग में शानन को चोट आई और उनका कुत्ता मारा गया। ये घटना रोरी के लिए बहुत बड़ा झटका थी। अगस्त के आखिरी दिनों में रोरी और हार्ली ने आखिरी बार मुलाकात की। हार्ली को लगा कि रोरी कुछ छुपा रही थी। उस दिन रोरी ने उसे गले लगाया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रोरी उसे आखिरी अलविदा कह रही हो। ओंटारियो झील का विशाल क्षेत्रफल पुलिस के लिए एक चुनौती था, क्योंकि धड़ कहीं और से बहकर ओशावा आया हो सकता था। श्रोणी यानी पेल्विस का गायब होना पहचान को और जटिल बना रहा था। धड़ की क्षतिग्रस्त स्थिति के कारण यह भी निर्धारित करना मुश्किल था
कि पीड़िता गर्भवती थी या नहीं। 10 नवंबर तक, करीब 2 महीनों बाद, पुलिस ने धड़ का डीएनए रोरी के परिवार द्वारा दिए गए नमूने से मिलाया। परिणाम स्पष्ट था, वह कटा हुआ धड़ रोरी हांसे का था। एक साधारण लापता व्यक्ति का मामला अब एक जघन्य हत्या में बदल चुका था। लेकिन अनसुलझे सवाल अभी भी थे। उसका धड़ झील में कैसे पहुंचा? किसने उसकी हत्या की? और सबसे विचलित करने वाली बात, उसके शरीर के अन्य अंग कहाँ थे? झील ने सारे सबूत मिटा दिए थे जो अपराधी की पहचान में मदद कर सकते थे। रोरी की आखिरी गतिविधियां एक पहेली बनी हुई थी। पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी कि वह झील में कब से थी, किससे मिली और उसके साथ क्या हुआ था। फिलहाल पुलिस के पास कोई उत्तर नहीं था और परिवार चिंतित होकर प्रतीक्षा कर रहा था। 28 दिसंबर 2017 को पुलिस को एक चौंकाने वाली खोज की सूचना मिली। यह खोज ओशावा के एक प्लम्बर ने की थी। ऊपरी मंजिल के किराएदार दंपति ने पाइप में रुकावट के कारण प्लम्बरों को बुलाया था। यह समस्या कई दिनों से चल रही थी। बेसमेंट सूट में रहने वाले एडम स्ट्रॉन्ग ने इसे ठीक करने की कोशिश की थी। उन्होंने ऊपर के पड़ोसी से प्लम्बिंग स्नेक उधार मांगा था, ये कहते हुए कि पाइप में कुछ कूड़ा फंसा है। ऊपर के किराएदारों ने आखिरकार पेशेवर प्लम्बर बुलाने का निर्णय लिया। रुकावट का स्रोत बेसमेंट का अपार्टमेंट था, जहां स्ट्रॉन्ग पिछले 10 वर्षों से रह रहे थे। जब प्लम्बर स्ट्रॉन्ग के दरवाजे पर पहुंचे, बेसमेंट से एक भयानक दुर्गंध आ रही थी। स्ट्रॉन्ग बेचैन दिख रहे थे और बोले कि ड्रेन की स्थिति बहुत खराब है। प्लम्बरों ने जैसे ही स्नेक से पाइप साफ करना शुरू किया, उन्हें कुछ दहशतनाक मिला। पाइप से जो निकला वह देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंची। उन्हें संदेह था कि पाइप से निकला मलबा मानव अवशेष है। प्लम्बर स्तब्ध थे कि वे इतनी देर तक इस व्यक्ति के निकट संपर्क में रहे। पुलिस की दस्तक पर स्ट्रॉन्ग ने दरवाजा खोला और तुरंत स्वीकार किया, अब सब खत्म हो गया, यह एक शव है। पुलिस ने उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया। स्क्वाड कार में बैठते हुए स्ट्रॉन्ग ने कहा, बाकी हिस्से मेरे फ्रीजर में हैं। अधिकारियों ने जब फ्रीजर खोला तो उनके सामने एक भयावह दृश्य था। फ्रीजर में कई कटे हुए मानव अंग मिले, जिनमें एक सिर भी शामिल था। गर्दन पर अलाइव का टैटू था, वही टैटू जो रोरी हैश का था। यह पुष्टि हो गई कि ये अवशेष रोरी हैश के थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चेहरे पर कई चोटें और 2 फ्रैक्चर दर्शाए। हालांकि शरीर में ड्रग्स की मौजूदगी पाई गई, लेकिन उनकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी। मृत्यु का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन गला घोंटने या किसी भारी वस्तु से प्रहार की आशंका जताई गई। निस्संदेह उनकी मृत्यु एक क्रूर हमले का परिणाम थी। आपने अधिकारियों से कहा, अगर आप उसके बाकी शरीर को ढूंढ रहे हैं तो वे आपको फ्रीजर में मिलेगा। मेरा सवाल है, क्या वे व्यक्ति जो फ्रीजर में था रोरी हैशी थी? मैं उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि मुझे यहाँ कई घंटों तक पूछताछ के लिए रखा जाएगा। क्या यह सच है? हाँ, ये हो सकता है, ये सच है। पुलिस को स्ट्रॉन्ग से पूछताछ में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। हालांकि शुरुआत में वह बहुत बातूनी था और अपनी संपत्ति पर मिले मानव अवशेषों के बारे में घमंड से बात कर रहा था। इसलिए पुलिस ने उसके अपार्टमेंट में और सबूत खोजने का फैसला किया। अपार्टमेंट की स्थिति बेहद गंदी और बिखरी हुई थी। जांच में पुलिस को कई बंधन उपकरण, वयस्क खिलौने और एक हथौड़ी जैसे हथियार मिले। इसी हथौड़ी पर रोरी का डीएनए मिला। एक प्लास्टिक बैग में रोरी के खून से सने जूते मिले। दीवारों और बेडरूम के बेसबोर्ड पर भी खून के धब्बे पाए गए। जांच में अन्य अपराधों के सबूत भी सामने आए। स्ट्रॉन्ग का ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री उसके हिंसा और मृत्यु के प्रति घातक आकर्षण को दर्शाता था, एक ऐसा जुनून जो वास्तविक जीवन में भयानक रूप से प्रकट हुआ। पुलिस को एक सक्रिय पाइप बम भी मिला, जिसे निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाना पड़ा। आज रात असोसा के एक मोहल्ले में तेज धमाका हुआ। ये उस संदिग्ध मौत की जांच के दौरान नियंत्रित विस्फोट था। शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत एक खास प्रकार का चाकू था, जो शिकारी जानवरों को काटने और खाल उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही चाकू रोरी के अंगों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इस चाकू पर रोरी का डीएनए जांचा गया, लेकिन जो पुलिस ने इस पर पाया
उसने इस केस को पूरी तरह बदल दिया। डीएनए दूसरी पीड़िता का निकला, जो थी 19 वर्षीय कैंडिस फिट्जपैट्रिक का। कैंडिस का जन्म 1989 में हुआ था। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि वह रॉरी से काफी मिलती जुलती थी। वह भी ओशावा की सड़कों पर रहती थी और उसे भी ड्रग्स की लत थी। लेकिन रॉरी की तरह उसका भी एक प्यारा परिवार था। मार्च 2008 में उसके लापता होने के बाद से उसका परिवार लगभग 10 सालों से उसकी तलाश कर रहा था। कैंडिस फिट्जपैट्रिक असोसा क्षेत्र की रहने वाली थी। उसके परिवार ने 2010 में डीआरपीएस को सूचित किया था कि 2008 से जब वह 18 वर्ष की थी उसे किसी ने नहीं देखा था। अब आखिरकार उनके पास इस बात का सुराग था कि उसके साथ क्या हुआ। पुलिस के पास चाकू पर कैंडिस का डीएनए मौजूद था, लेकिन उसके शरीर का कहीं कोई निशान नहीं मिला। इसलिए वे फिर से स्ट्रॉन्ग से पूछताछ करने गए। शुरुआत में स्ट्रॉन्ग रोरी के बारे में खुलकर बात करने को तैयार था। उसने रोरी की मृत्यु और उसके शरीर के विच्छेदन के बारे में बेहद निर्दयता से बात की। उसने बताया कि उसने यह सब 24 दिसंबर 2017 को शुरू किया था, क्योंकि उस दिन पड़ोसी घर पर नहीं थे। तो आप इसे क्रिसमस ईव पर शुरू करते हैं? हाँ। क्या आप इसे जमने के दौरान कर रहे थे या इसे आंशिक रूप से डिफ्रॉस्ट करने के बाद? पूरी तरह से डिफ्रॉस्ट करने के बाद। पुलिस ने स्ट्रॉन्ग पर पहले ही मृत शरीर के साथ अमानवीयता का आरोप लगा दिया था, लेकिन जितनी जानकारी वह पुलिस को देता, उतना ही वे उससे और अधिक जानने के लिए दबाव डालते। इससे जज को उसके खिलाफ और अधिक सबूत मिल रहे थे। उसने माना कि वह रॉरी को जानता था, उसके साथ खाना खाया था और कई बार उसके अपार्टमेंट गया था। उसने स्वीकार किया कि उसने रॉरी की मृत्यु के बाद उसके शरीर को काटा था। जब उसे पता चला कि रॉरी का धड़ झील में मिला, तो उसने आश्चर्य जताया। उसे लगा था कि वह तैरकर ऊपर नहीं आएगा। उसने कहा कि शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने में महीनों का समय लगा, जिसे उसने आलस्य का परिणाम बताया। चाकू पर कैंडिस का डीएनए मिलने को उसने अपनी लापरवाही करार दिया। उसका मानना था कि अगर वह सब कुछ सही तरीके से छिपाता तो शायद नहीं पकड़ा जाता। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पहले से कैंडिस को जानता था। ये और फिजिकल डीएनए एविडेंस पुलिस के लिए ये साबित करने के लिए काफी था कि एडम स्ट्रॉन्ग ने दोनों हत्याएं की थीं। नवंबर 2018 में जब रॉरी के धड़ की पहचान हो गई थी, बिना कन्फेशन के प्रोसिक्यूटर्स को स्ट्रॉन्ग पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। स्ट्रॉन्ग, जो 1972 में पैदा हुआ था, 45 साल का था जब प्लम्बर ने रॉरी के अवशेष पाए। वे एक गैस स्टेशन अटेंडेंट और कभी-कभी फिल्म सेट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे। उनके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनका बचपन बहुत बुरा था। उन्होंने अपने बर्ताव के लिए इसे दोषी ठहराया। ये मेरे एक्शन थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने ये एक्शन लिए होते अगर मुझे सही तरीके से पाला गया होता। उन्होंने कहा, बचपन बहुत खराब था। उनका महिलाओं के साथ एक परेशान इतिहास भी था। अभियोजकों ने 2 महिलाओं को स्टैंड पर बुलाया जिन्होंने पिछले 20 सालों में स्ट्रॉन्ग के साथ रिश्ते बनाए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बॉन्डेज और चोकिंग पसंद था। उसने कहा कि वे अपनी सुरक्षा के लिए डरी हुई थी। ये परेशान करने वाला बर्ताव एक आक्रामक और क्रूर व्यक्ति की तस्वीर पेश करता है। डिफेंस ने ये सुझाव देने की कोशिश की कि शायद लड़कियों ने ओवरडोज कर लिया और स्ट्रॉन्ग ने घबराकर उनके शवों को ठिकाने लगाया ताकि उन्हें दोषी न ठहराया जाए। हालांकि रॉरी के सिर की चोटें एक अलग कहानी बयान करती हैं। स्ट्रॉन्ग ने मुकदमे की कार्यवाही को टालने की पूरी कोशिश की। महामारी के दौरान ये मुकदमा हुआ और इसका अधिकांश हिस्सा वीडियो लिंक के माध्यम से हुआ। लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया। मैं पूरी रात जागा रहा। उन्होंने शिकायत की, अपने वकील से मिलने और केस पर चर्चा करने से इनकार करते हुए। उन्होंने कहा, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोने जाना है। उनका अहंकार अदालत के लिए अच्छा नहीं था। 16 मार्च 2021 को स्ट्रॉन्ग को रॉरी हैसेट की हत्या के लिए फर्स्ट डिग्री मर्डर और कैंडिस फिट्जपैट्रिक की मौत में मैनस्लॉटर का दोषी ठहराया गया।
ये विशेष रूप से उल्लेखनीय था क्योंकि कैंडिस का शव नहीं मिला था और न ही किसी हत्या का कन्फेशन हुआ था। लेकिन कटिंग के कन्फेशन ने इसे पर्याप्त साबित कर दिया। हत्या के आरोप ने स्वतः ही लाइफ सेंटेंस को अंजाम दिया। जुलाई 2021 में स्ट्रॉन्ग ने जेल के एक गार्ड को कैंडिस के अवशेषों का स्थान बताया। पुलिस उन्हें ओशावा के एक इंटरसेक्शन पर ले गई, जहां उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उन्होंने उनका शव दफनाया था। पुलिस ने कैंडिस के अवशेष बरामद किए और अंततः उनके परिवार को क्लोजर दिया। रॉरी के परिवार का कनेक्शन बाइकर गैंग्स से था, जिनमें कुख्यात आउटलॉ बाइकर बर्नी गिंडन, जो सैटन्स चॉइस मोटरसाइकिल क्लब के संस्थापक थे, शामिल थे। इससे ये संभावना थी कि जेल के अंदर लोग स्ट्रॉन्ग के पीछे होंगे, क्योंकि उन्होंने उनके लीडर की पोती को मार दिया। एक कैदी ने कहा, आप किसी बाइकर की पोती को नहीं मार सकते और बच नहीं सकते। लेकिन हमें अभी भी ये पता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग ने इन महिलाओं से कैसे मुलाकात की या उन्हें क्यों मारा। अभियोजन पक्ष ने ये सिद्धांत दिया कि ये अवसरवादी अपराध थे, जहां स्ट्रॉन्ग ने कैंडिस और रॉरी से सड़क पर मुलाकात की और उनका अपहरण कर लिया। उन्होंने अभी तक सच्चाई का खुलासा नहीं किया। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि उनकी पहली और दूसरी हत्या के बीच का दशक लंबा अंतराल और इस सवाल का कि उन्होंने बीच में क्या किया। आप इस भयानक कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? स्ट्रॉन्ग के अपराध इतने लंबे समय तक अनदेखे कैसे रह गए? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताएं। तब तक सुरक्षित रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आपको बहुत जल्द डिकोड पर मिलेंगे।